सोचो एक ऐसा देश जो गरीबी, भूखमरी और पॉलिटिकल केओस से जूझ रहा हो, अपने ऊपर कुछ ऐसे रिफॉर्म्स करता है जिससे कुछ ही दशकों में ये देश सुपर पावर और मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाता है। ये कहानी है चाइना की। चाइना आज सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ऐसी सुपर पावर बनने की राह में है जो दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड को इन्फ्लुएंस करता है। पर सवाल ये है कि चाइना इतना ताकतवर बना कैसे? इस वीडियो में हम चाइना के राइज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखकर ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि 20वीं सदी के बीच तक ये देश पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिविल वॉर्स और फॉरेन इन्वेजन से जूझ रहा था। और फिर 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ जेडोंग के नेतृत्व में रिपब्लिक पब्लिक्स ऑफ चाइना बनाई। माओ जेडोंग को लगता था कि अगर इकोनॉमी को बेहतर करना है तो उसे अपने हाथों में जकड़ कर रखना होगा, और इसके लिए उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स भी किए, जैसे ग्रेट फ्लैग लीप। इसमें जमीन को जमींदारों से छीनकर गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लिया और उसे खेती करने के लिए किसानों में बांट दिया, और उस पर जो भी उपज होती उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता। और इसी तरह गवर्नमेंट ने फैक्ट्रीज को भी अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। इससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, जबकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक गई और एग्रीकल्चर पर बहुत बुरा असर पड़ा, जिससे लाखों लोग गरीबी और भूखमरी की खाई में गिर गए। चाइना के राइज की शुरुआत होती है 1978 में, जब डेंग सियाओपिंग ने सत्ता संभाली। उन्होंने एक सिंपल पर एक डीप आइडिया दिया कि आइडियोलॉजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल रिजल्ट। अगर किसी पॉलिसी से देश का फायदा होता है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, भले ही वो ट्रेडिशनल कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से अलग ही क्यों न हो। इसी को लेकर मेटाफोरिकली एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ, चाहे बिल्ली काली हो या सफ़ेद, अगर चूहे पकड़ती है तो अच्छी है। और इसी नीति के अनुसार चाइना ने रिफॉर्म्स और ओपनिंग अप की पॉलिसी अपनाई, जैसे चाइनीज मार्केट को दुनिया के लिए खोलना शुरू किया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलो किया, और इसी तरह गवर्नमेंट फैक्ट्रीज को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंपा गया। ये चेंज चाइना के लिए बहुत ही रेवोल्यूशनरी साबित हुआ, क्योंकि चाइना समझ चुका था कि अगर आगे बढ़ना है तो दुनिया से अलग थलग होकर नहीं, बल्कि दुनिया से कदम मिलाकर चलना होगा। चाइना की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा हाथ था मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि चाइना के पास एक बहुत बड़ी आबादी थी। इसका मतलब एक लार्ज लेबर फोर्स जो सस्ती थी और डिसिप्लिन की थी और बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। और इसी कॉम्बिनेशन ने चाइनीज फैक्ट्रीज को दुनिया भर के फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए हाईली अट्रैक्टिव बना दिया, और दुनिया भर की फॉरेन कंपनीज चाइनीज फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करने लगी। पहले ये फैक्ट्रीज टॉयज या टेक्सटाइल बनाया करती थी, फिर बाद में इन्होंने एडवांस प्रोडक्ट और मशीनरी बनाना भी शुरू किया। चाइना के ग्रोथ मॉडल को सिर्फ क्वांटिटी जैसे एक शब्द में बांध देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसने अपनी लार्ज पॉपुलेशन को स्ट्रेटेजिकली यूजफुल बनाया था। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत ध्यान दिया। चाइनीज गवर्नमेंट ने रोड्स, हाईवेज, एयरपोर्ट, शिप पोर्ट और मैक्रो सिस्टम्स बनाए। शॉर्ट टर्म में ऐसा लग सकता था कि इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने चाइनीज इकोनॉमी को रॉकेट बना दिया, क्योंकि जहाँ पे लोग और गुड्स आसानी से मूव कर सकते हैं वहाँ पे ग्रोथ तेजी से होती ही है। चाइना ने अर्बनाइजेशन को भी स्ट्रेटेजिकली यूज किया, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग गाँव से निकलकर शहरों की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे नई सिटीज डेवलप हुई, फैक्ट्रीज के अराउंड और फैक्ट्रियाज बनी और नई जॉब्स क्रिएट हुई। और अर्बनाइजेशन ने डोमेस्टिक कंजप्शन को भी बढ़ाया, क्योंकि जब लोगों की कमाई बढ़ती है तो उनका खर्चा भी बढ़ता है, जिससे इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। चाइना की डेवलपमेंट में सेज एरियाज का भी बहुत बड़ा रोल रहा था। सेज एरियाज स्पेशल इकोनॉमिस्ट जोन होते हैं। इन एरियाज में चाइनीज गवर्नमेंट फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें स्पेशल बेनिफिट्स देती है, जैसे इन एरियाज में कंपेयर टू अदर एरियाज टैक्स कम होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस ईजी होते हैं, और इन एरियाज को फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाता है, जिससे दुनिया भर के फॉरेन इन्वेस्टर्स चाइनीज सेज एरियाज में आने लगे। और फिर चाइना की इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत तेजी से हुई, और इसी तरह सेज एरियाज ने चाइनीज गवर्नमेंट को एक टेस्टिंग ग्राउंड दिया। कोई भी पॉलिसी अगर सेज एरियाज में सक्सेसफुल होती तो उन्हें बाकी एरियाज में भी एक्सपेंड किया जाता था। चाइना ने एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ मॉडल अपनाया। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पहले गुड्स बनाओ फिर उसे दुनिया भर में बेचो। चाइना ने पहले लो कॉस्ट गुड्स बनाए, फिर उसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में बेचना शुरू किया। ये मॉडल इसीलिए काम कर पाया क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट था, फैक्ट्रीज की स्केल मैसिव थी और इंटरनेशनल डिमांड बहुत ज़्यादा थी। और इस मैन्युफैक्चरिंग से चाइना ने डॉलर्स कमाए, और इन्हीं डॉलर्स की मदद से चाइना ने अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को कंसिस्टेंटली एक्सपेंड करता गया, जिससे चाइना आज एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। 2001 में चाइना WTO
यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनता है, जिससे चाइनीज इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी डीपली कनेक्ट हो जाती है और फिर दुनिया भर के फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए चाइना में इन्वेस्ट करना और अट्रैक्टिव हो जाता है और चाइना के लिए अपने एक्सपोर्ट दुनिया भर में बेचना और आसान हो जाता है। इसके बाद से चाइना के एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़े और फिर देखते ही देखते दुनिया भर की सप्लाई चेन चाइना पे डिपेंड होती गई। चाइना सिर्फ फैक्ट्रीज या एक्सपोर्ट से सुपर पावर कभी नहीं बन सकता था, इसीलिए उसने टेक्नोलॉजी पे भी बहुत ध्यान दिया। चाइना को पहले दुनिया सस्ता माल बनाने वाला समझती थी, फिर चाइनीज कंपनी जैसे कैनकैंग, अलीबाबा और Xiaomi के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी देखने के बाद दुनिया ने चाइना का लोहा माना कि चाइना सिर्फ अंधाधुंध सामान नहीं बना रहा बल्कि इनोवेशंस भी कर रहा है, जिससे मेक इन चाइना वाली वाइब धीरे धीरे डेवलप इन चाइना या क्रिएट इन चाइना में बदलने लगी। और चाइना ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर पर भी बहुत फोकस किया और यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल एजुकेशन, AI, 5G में भी बहुत तेजी से ग्रोथ दिखाई। किसी भी देश की इकोनॉमी जब स्ट्रॉन्ग होती है तो वो सिर्फ GDP तक सीमित नहीं रहती बल्कि मिलिट्री डिफेंस में भी दिखती है। चाइना ने अपनी मिलिट्री को भी डेवलप किया है, जैसे आर्मी, नेवी, मिसाइल, साइबर सिक्योरिटी। चाइना ने रोड और बेल्ट इनिशिएटिव्स के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लिए, जिससे चाइना का ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बढ़ा है। चाइना की डेवलपमेंट में एक एक्सपेक्ट इसकी गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है, यानी गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने का मौका मिलता है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन ले सकती है, 5 इयर्स पॉलिसीज लागू कर सकती है और ऐसी स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट कर सकती है जो समय लेती है। पर दुनिया के सभी देशों के सामने कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती है और चाइना इससे अलग नहीं है। चाइना के सामने भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे चाइना की बूढ़ी होती हुई जनता, डेप्ट बर्डन और अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन करने का स्ट्रेस। यानी चाइना का राइज इंप्रेसिव है लेकिन फ्यूचर गारंटेड नहीं है। असली टेस्ट ये होगा कि चाइना अपनी ग्रोथ को बनाए रख पाता है या नहीं। चाइना की स्टोरी सुनने के बाद हमें एक लेसन मिलता है कि किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज या बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सुपर पावर बनने के लिए एक क्लियर विजन, डिसिप्लिन्ड एजुकेशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंटीग्रेशन चाहिए। चाइना ने इन्हीं सब का यूज करके एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया। एक समय पे जो देश पॉवर्टी और इनस्टेबिलिटी से लड़ रहा था, आज वो देश वर्ल्ड ऑर्डर को शेप कर रहा है और शायद इसीलिए चाइना की स्टोरी 21वीं सेंचुरी की सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरीज में से एक है।